एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके अलर्ट्स। तो इस वीडियो में हम कुछ वर्ड्स को और डिस्कस करेंगे जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन यूज होती है, और इस वीडियो के एंड में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इन वर्ड्स का यूज कैसे हो सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे एस्टोनिश वर्ड के साथ। एस्टोनिश का मतलब होता है सरप्राइज होना, साथ साथ में आपकी वोकैब भी कवर होती जाएगी। ये बेसिकली वोकैब के पर्पस से मैं ये वीडियो नहीं लेके आया हूँ। इस वीडियो का पर्पस यही है कि किस वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी, और जब आप इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के वर्ड्स जब आप क्वेश्चंस में देखेंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो एस्टोनिश वर्ड का मतलब होता है सरप्राइज होना, और एस्टोनिश के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन यूज होती है वो एट यूज होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखिए कि आई वाज एस्टोनिश्ड एट हिज गेटिंग ए फर्स्ट क्लास, कि मैं हैरान हूँ, सरप्राइज हूँ कि उसने फर्स्ट क्लास में पास किया है। कोई भी क्लास हो सकती है वो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अटेंड। अटेंड के साथ जो प्रेपोजिशन टू भी यूज होती है और अपॉन या ऑन भी यूज होती है। और जब भी किसी वर्ब के बाद जो प्रेपोजिशन यूज होती है, किसी भी वर्ड के बाद जो प्रेपोजिशन यूज होती है, हर एक प्रेपोजिशन के बाद उसका मतलब चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे अटेंड टू, अटेंड के साथ टू भी वर्ड यूज होता है, और अटेंड टू का मतलब होता है अटेंशन देना, मतलब ध्यान देना। जैसे अटेंड टू योर वर्क, हम बोलते हैं कि अपने काम पर ध्यान दो, तब हम ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं, अटेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम अटेंड के साथ टू वर्ड यूज करेंगे। बट अगर हम किसी और सेंस में यूज करना चाहते हैं अटेंड को, जैसे अटेंड अपॉन, अगर मैं अटेंड के बाद प्रीपोजिशन अपॉन या ऑन यूज करूं, तो उसका मतलब होता है सेवा करना किसी की। जैसे द सर्वेंट अटेंड्स अपॉन हिज मास्टर, जो सर्वेंट्स हैं वो अपने मास्टर की सेवा करते हैं, तब इसका मतलब भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। सो अटेंड टू का मतलब होता है अटेंशन देना, और अटेंड अपॉन या अटेंड ऑन का मतलब होता है सेवा करना किसी की। जैसे अवेल, अवेल के साथ, अवेल तो हमेशा आपको, जब भी आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो हमेशा आपको अवेल वर्ड वाला ऑप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, देखना जरूर। तो अवेल के बाद जो प्रेपोजिशन यूज होती है वो ऑफ होती है, और अवेल का मतलब होता है एडवांटेज लेना किसी चीज का, लाभ उठाना किसी का। तो अवेल ऑफ, जैसे दे शुड अवेल देमसेल्व्स ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, उनको अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, एडवांटेज लेना चाहिए। अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ का मतलब होता है सावधान होना। तो अवेयर के बाद जो प्रेपोजिशन यूज होती है वो ऑफ यूज होती है, और ही इज नॉट अवेयर ऑफ वीकनेस। तो जब भी आप अवेयर वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे? ऑफ यूज करेंगे। सो चार्ज, चार्ज होता है किसी पे इल्जाम लगाना। तो जब भी आप इल्जाम लगाने की बात हो रही होगी, तो चार्ज के साथ आप विद यूज करेंगे। बट चार्ज के साथ फॉर भी यूज होता है, बट कब? जब हम किसी प्राइस के बारे में बात कर रहे हो। जैसे व्हाट डिड द शॉपकीपर चार्ज फॉर दिस पेन, इस पेन के लिए शॉपकीपर ने कितना प्राइस तुमसे जो है वो चार्ज किया। तो विद और फॉर से मतलब ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। चार्ज मेनली जो यूज किया जाएगा विद, वो चार्ज के साथ यूज किया जाएगा। और चार्ज का मतलब होता है इल्जाम लगाना, और एक और वर्ड है बिल्कुल सिमिलर ही, अक्यूज। अक्यूज का मतलब भी चार्ज लगाना होता है, किसी पे इल्जाम लगाना होता है, बट अक्यूज के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो ऑफ आती है, अक्यूज्ड ऑफ, इल्जाम लगाना किसी पे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ब्लाइंड। ब्लाइंड ऐसे तो मतलब होता है अंधा, बट अंधा तब होगा जब उसके पीछे आप जो प्रेपोजिशन है वो ऑफ यूज करेंगे। ब्लाइंड ऑफ का मतलब होता है विदाउट आईज, जिसको ऑफ कोर्स जो विदाउट आईज होगा वो कहां देख पाएगा। और एक होता है ब्लाइंड टू, मींस ब्लाइंड के बाद प्रेपोजिशन टू भी यूज होती है, बट कब? जब आप देख नहीं पा रहे हो। अब आप बोलोगे देख नहीं पा रहे हो, ऊपर भी तो हम देख नहीं पा रहे हैं, बट आप जब आपकी आंखें होते हुए भी आप देख ना पाओ, तब आपको ब्लाइंड टू का यूज करना है। कहने का मतलब, जैसे ही इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन, किसी पेरेंट की बात हो रही है कि वो अपने बेटे की जो फॉल्ट्स है वो देख ही नहीं पा रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंधा है, इसका मतलब वो अपने जो बेटे के फॉल्ट्स हैं, गलतियां हैं, वो उनको देख ही नहीं पा रहा। उस सेंस में मैंने बोला है इनकेपेबल ऑफ सीइंग। तो ब्लाइंड टू का मतलब, ब्लाइंड के बाद टू आपको तब यूज करना है जब आपको इस सेंस में बात करनी हो कि कोई चीज, कोई इंसान देख नहीं पा रहा, आंखें होते हुए देख नहीं पा रहा है, तब आपको ब्लाइंड के बाद टू यूज करना है। और अगर मैं एक और वर्ड है बर्स्ट, बर्स्ट, बर्स्ट के बाद जो हमेशा प्रेपोजिशन आती है वो इनटू होती है, और बर्स्ट का मतलब होता है फूट फूट कर रोना। जैसे एग्जांपल है, द मदर बर्स्ट इनटू टीयर्स एट द सैड न्यूज़ ऑफ हर सन्स डेथ। एक जो माँ है अपने बेटे की डेथ पे फूट फूट के रो रही है, तो जब इस सेंस में बात करनी है तो बर्स्ट के साथ जो है वो इनटू प्रीपोजिशन यूज होएगी। ये सारे के सारे वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फॉन्ड।
फॉन्ट के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आती है, और फॉन्ट का मतलब होता है कोई चीज प्यारी होना। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, तो कह रहा है कि मैं सिंगिंग का शौकीन हूँ। अगर हिंदी में बोले फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, इंटरेस्ट होना किसी चीज में। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बट मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको फिक्स प्रेपोजिशन बता रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो आपको ध्यान से देखना है, और जब भी आप कभी भी प्रेपोजिशन यूज करते हैं ना, तो उसको हिंदी में कन्वर्ट मत कीजिए। मतलब हमारी जो गलती होती है ना, मैक्सिमम जो हमारी प्रेपोजिशन से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन अगर गलत होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसको हिंदी में कन्वर्ट करके ना बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आगे कुछ मैं भी बताऊंगा कि आप क्या गलती करते हो। सो जैसे कि फर्स्ट है कि ही वॉज चार्ज डैश थेफ्ट, तो इससे एक फायदा ये होगा कि आपको बिना ऑप्शन की आदत पड़ेगी। ये अच्छी बात है, बिना ऑप्शन के करना कोई चीज। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि चार्ज होता है किसी पे इल्जाम लगाना, और उस पे चार्ज लगा है कि चोरी का, उसने चोरी की है, तो इसका मतलब उस पे चोरी का इल्जाम लगा है। तो जब भी चार्ज चोरी से रिलेटेड हो कोई बात, तो हम विद यूज करते हैं, हम विद यूज करते हैं। चार्ज इज ऑलवेज फॉलोड बाय विद। चार्ज के साथ फॉर भी यूज होता है, बट चोरी के सेंस में, इल्जाम लगाने के सेंस में अगर हम बात करें, तो चार्ज के साथ विद यूज होता है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है इट हैज बीन रेनिंग, और आप मेरी एक्सप्लेनेशन से पहले प्लीज इसको खुद कीजिए, इससे ज्यादा बेटर समझ आता है। तो इट हैज बीन रेनिंग डैश 7 AM। आपको पता है कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो पास्ट में स्टार्ट होते हैं और प्रेजेंट तक चलते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहा जाता है। और इस तरह के सेंटेंसेस में दो तरह की प्रेपोजिशन यूज होती है, दैट इज सिंस और फॉर। दो तरह की प्रीपोजिशन यूज होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सिंस कब यूज करना है और फॉर कब यूज करना है। फॉर आपको यूज करना है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम मतलब किसी ने, जैसे उसने इस सेंटेंस में बोला है कि 7 बजे से बारिश हो रही है, मतलब यहाँ पे टाइम का पीरियड नहीं दिया कि कितने घंटे हो रही है, 4 घंटे हो रही है, 5 घंटे हो रही है, 6 घंटे हो रही है। एक यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है, आपको दिख रहा होगा, इट हैज बीन रेनिंग डैश 2 आवर्स। यहाँ पे टाइम पीरियड बताया गया है, यहाँ पे टाइम पीरियड बताया गया, बट यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम दिया है। तो जब कभी स्टार्टिंग टाइम दिया हो आपको सिंस यूज करना है, और जब भी टाइम पीरियड दिया हो आपको फॉर यूज करना है। ये दो बहुत सिंपल से रूल है फॉर और सिंस के लिए। जब भी, और इससे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर प्रपोजिशन से रिलेटेड पूछा जाएगा तो हमेशा इससे पूछा जाएगा, सिंस और फॉर से। तो जब कभी भी स्टार्टिंग टाइम दिया हो, जैसे मॉर्निंग से हम कुछ कर रहे हैं, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कितने घंटे से पढ़ रहा हूँ, ड्यूरेशन नहीं बताई मैंने, टाइम का पीरियड नहीं बताया मैंने। तो जब टाइम का पीरियड नहीं बताया और स्टार्टिंग टाइम दिया हो, जैसे कि 7 बजे से मैं पढ़ रहा हूँ, स्टार्टिंग टाइम दिया, तो आपको सिंस यूज करना है, और जब आपको टाइम पीरियड दिया हो तब आपको फॉर यूज करना है। जैसे थर्ड वाला सेंटेंस है, आई एग्री डैश योर प्रपोजल, तो मैंने आपको कहा था एग्री के साथ विद भी यूज होता है, आई एग्री विद यू। सो जब कभी हम किसी पर्सन के साथ एग्री होते हैं, तब हम एग्री के साथ विद यूज करते हैं। बट यहाँ पे पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही है, वो किसी प्रपोजल के बारे में बात कर रहा है कि मैं तुम्हारे प्रपोजल के साथ एग्री हूं। तो जब भी प्रपोजल के बारे में बात करते हैं, तो हम एग्री के साथ टू यूज करते हैं, विद यूज नहीं करते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों ने ये पढ़ा होता है कि एग्री के साथ सिर्फ विद ही यूज होता है, ना, एग्री के साथ टू भी यूज होता है। तो टू कब यूज होता है? जब प्रपोजल की बात हो रही हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फोर्थ सेंटेंस है, ही इज ब्लाइंड डैश वन आई। तो मैंने आपको कहा था ब्लाइंड के साथ ऑफ भी यूज होता है और टू भी यूज होता है, बट आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ऑफ यूज करना है कि टू यूज करना है। ऑफ आप तब यूज करते हो जब आपको अंधे वाला सेंस हो, कि उसको दिखता नहीं है इंसान को। सो वन आई से वो ब्लाइंड है, इसका मतलब एक आंख से उसको नहीं दिखता है। सो जब नहीं दिखने वाला सेंस हो, आंखों से नहीं दिखने वाला सेंस हो, तो ब्लाइंड के साथ ऑफ यूज करना है। और ब्लाइंड के साथ टू तो मैंने बताया था आपको कि कब यूज करना है, जब कोई इंसान आंखें होते हुए भी इग्नोर करे किसी चीज को, तब आपको टू यूज करना है, ब्लाइंड टू। शी बर्स्ट डैश टीयर्स, सो फूट फूट के रो रही है। तो मैंने कहा था कि बर्स्ट के साथ हमेशा इनटू वर्ड यूज होएगा, इनटू प्रीपोजिशन यूज होएगी, बर्स्ट इनटू टीयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम प्लीज्ड डैश योर वर्क। प्लीज का मतलब होता है खुश होना, कि मैं आपके काम से बहुत ज्यादा खुश हूं। तो आई एम प्लीज्ड विद योर वर्क,
मैं आपको बता दूं कि आपको जब भी प्रीपोजिशन लगानी है आपको हिंदी में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको ये चीजें याद रखनी है कि कौन से वर्ड के साथ प्रीपोजिशन यूज होती है। जब कभी भी आप ऐसा करोगे कि हिंदी में कन्वर्ट करोगे, सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है प्रीपोजिशन से रिलेटेड और आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करके प्रीपोजिशन लगाने की कोशिश करोगे तो 99% वो गलत होगा ही होगा, तो ऐसा कभी ना कीजिए। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल डैश दिस पोस्ट। ये तो सिंपल सा है कि सिर्फ एलिजिबल ही इस पोस्ट के लिए जो है वो सॉरी ग्रेजुएट्स ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो एलिजिबल के साथ फॉर आता है, एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। जैसे कि मैंने बताया ऊपर वाले सेंटेंस में चार्ज के साथ विद होता है, चार्ज का मतलब होता है किसी पे इल्जाम लगाना। सिमिलरली एक्यूज का मतलब भी होता है किसी पे इल्जाम लगाना, उस पे चोरी का इल्जाम लगा, बट चार्ज के साथ फर्क इन दोनों में डिफरेंस ये है कि चार्ज के साथ प्रीपोजिशन विद यूज होती है और एक्यूज के साथ ऑफ यूज होती है। तो एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। व्हाई आर यू एंग्री डैश मी, आप मेरे पे गुस्सा क्यों हो। सो एंग्री के साथ भी दो प्रीपोजिशन यूज होती हैं, एंग्री विद भी यूज होता है और एंग्री एट भी यूज होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एंग्री विद और एट कब यूज करना है। तो मैं आपको बता दूं कि एंग्री जब हम किसी पर्सन के साथ होते हैं हम तब यूज करते हैं एंग्री के साथ विद। जब हम किसी पर्सन के साथ गुस्सा होते हैं तब हम एंग्री के साथ विद यूज करते हैं, और जब हम उसकी किसी चीज पे गुस्सा होते हैं तब हम एंग्री के साथ एट यूज करेंगे। आगे एक सेंटेंस आएगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने ये लिखा 13 सेंटेंस देखिए, द टीचर वॉज एंग्री डैश मी। जो टीचर है वो गुस्सा है मेरे पे, मी, तो इधर आएगा विद। द टीचर वॉज एंग्री विद मी, बट मेरी किस बात पे वो गुस्सा है, मेरी लापरवाही, नेग्लिजेंस हो तो मेरी लापरवाही पे, तो यहां पे आएगा एट। द टीचर वाज एंग्री विद मी एट माय नेग्लिजेंस। नेक्स्ट जो वर्ड है ही इज फॉन्ड डैश रीडिंग स्टोरीज। सो फॉन्ड के साथ, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, तो फॉन्ड का मतलब होता है, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, और फॉन्ड के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है ऑफ। तो ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्टोरी। देखो आपको बिना ऑप्शन के इतना इजी लगेगा ये प्रीपोजिशन करना अगर आपको फिक्स प्रीपोजिशन आती होंगी तो, कि कौन से वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती होगी, तब आप इजी से कर पाओगे और आपको किसी ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप जब भी कोई सेंटेंस पेपर में देखोगे आपको सिर्फ सेंटेंस देखने की जरूरत देरी होगी, ऑप्शन देखने की जरूरत होगी नहीं, आपको आंसर पहले का पता होगा। इसलिए जब कभी आप ऐसा करोगे तो आप ऑप्शन में जो इंसान फंसते हैं वो फंसेंगे ही नहीं, क्योंकि वो श्योर होंगे। ही हैज नो टेस्ट म्यूजिक में, उसको म्यूजिक में कोई टेस्ट नहीं है। जैसे आप कुछ बच्चे ना इस सेंटेंस को आप पता नहीं क्या प्रेपोजिशन इसमें यूज करेंगे, बट इसको हिंदी में बनाने की कोशिश करेंगे कि उसको म्यूजिक में कोई टेस्ट नहीं है। अब यहाँ पे मैं आया तो उसको बोलेंगे मैं तो इंग्लिश में इन होता है, तो यहाँ पे इन लगा के आएंगे, बट ऐसा नहीं है। ही हैज नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, टेस्ट के बाद फॉर आता है। इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी है। मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि आपको हिंदी में प्रीपोजिशन को कन्वर्ट नहीं करना है। जैसे मैंने बताया कि उसका म्यूजिक में कोई टेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे मैं आप बोलेंगे मैं प्रीपोजिशन आ रहा है तो आप इन यूज करेंगे, बट ऐसा नहीं करना है आपको। टेस्ट के बाद फॉर प्रीपोजिशन यूज होती है। आई एम रिलेटेड मतलब संबंध होना, रिलेट का मतलब होता है संबंध होना, तो आई एम रिलेटेड टू हिम, रिलेटेड के बाद टू आता है। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, द प्रिंसिपल असीडेड ओवर रिक्वेस्ट, असीड का मतलब होता है मानना, तो प्रिंसिपल ने हमारी जो रिक्वेस्ट है वो मान लिया। असीडेड इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू, असीडेड के बाद भी प्रीपोजिशन टू आती है। नेक्स्ट जो है वर्ड है डोंट लॉफ डैश द पुअर, कि गरीबों पे कभी हंसना नहीं चाहिए। सो लॉफ के बाद भी प्रीपोजिशन आती है एट, डोंट लॉफ एट द पुअर। नेक्स्ट जो है सेम गलती आप इसमें भी करोगे, ऑलवेज ट्रस्ट डैश गॉड एंड डू द राइट, हमेशा गॉड पर भरोसा रखो और हमेशा सही करो। आप बोलोगे गॉड पर भरोसा रखो मतलब पर मींस ऑन, तो आप ऑन लगा के आ जाओगे, ऑलवेज ट्रस्ट ऑन गॉड, बट ट्रस्ट इज फॉलोड बाय इन। हमेशा फेथ रखो भगवान पे, फेथ इन, ट्रस्ट इन, ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। नेक्स्ट वर्ड है आई एम, नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम अपोज्ड द प्लान डैश द प्लान। अपोज का मतलब होता है किसी चीज से विरुद्ध होना, तो अपोज के बाद आता है आई एम अपोज टू द प्लान, अपोज के बाद भी टू आता है, आई एम अपोज टू द प्लान। नेक्स्ट जो वर्ड है ऑलवेज अवॉइड द रूल, अवॉइड के साथ, अवॉइड का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, किसी रूल्स को फॉलो करना।
कहना माना, तो ऑलवेज अवॉइड बाय द रूल, हमेशा रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं वर्ड को देखूं, ही इज डाउन डैश फीवर, वो उसको फीवर है, उसको बुखार है, तो डाउन के साथ विद आता है, ही इज डाउन विद फीवर। तो ये कुछ प्रेपोजिशंस हैं जिससे रिलेटेड हमने आज प्रैक्टिस की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।